आजकल नेताओं का आत्मसम्मान या अंतरात्मा कब जाग जाए और कब सो जाए, इसका कुछ पता नहीं है। ऐसा ही एक नेता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया, लेकिन अब उनकी आस्था साइकिल पर सवारी करने की हो गई है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और किसान मोर्चा के अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वह बगावत करके साइकिल पर सवार हो ली। भव्य समारोह के जरिए उन्होंने न केवल सपा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि अपने 400 समर्थकों व भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर SP यादव की मौजूदगी में सपा का दामन भी थाम लिया। इनका नाम रामदयाल यादव है। उतरौला विधानसभा क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार इन्हें जमीनी नेता के रूप में पहचानते हैं, लेकिन अब साइकिल की सवारी करके विधानसभा चुनाव में यादव का कार्ड खेल रहे रामदयाल यादव अपनी नई नवेली पार्टी को कितनी सफलता दिला पाएंगे, यह जानने का प्रयास हमने इन्हीं की जुबानी किया। मैं कोई निजी सम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ा है, लगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। नहीं, 11 साल से अधिक मैंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हो सकता कि मैं झूठ भी बोल दूं, लेकिन पब्लिक झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं राम का पहले था, कृष्ण का पहले भी था, दुर्गा माँ का पहले भी था, पूजा करता था, आज भी करूंगा और लगातार करता ही रहूंगा। नहीं होना तो चाहिए आर्थिक आधार पर। तो क्या आप मान के चलते कि ये आर्थिक समानता है पूरे देश में? चुनावी दौड़ है और इस दौड़ में नेता इधर से उधर भाग रहे हैं। एक नेता भारतीय जनता पार्टी से सपा में जा रहा है, कोई बसपा से कांग्रेस में जा रहा है, तो कोई किधर। आज उतरौला में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। रामदयाल यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, किसान मोर्चा के अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष थे, अब ये समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज ही इन्होंने ज्वाइन किया है। आत्मसम्मान या सम्मान, क्या ठेस पहुंचा, किस पर ठेस पहुंचा रामदयाल जी? मैं कोई निजी सम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ा है, इसमें सभी नौजवानों का सम्मान, किसानों का सम्मान, बेरोजगारों का सम्मान, दलितों का सम्मान, पिछड़ों का सम्मान। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देकर और आदरणीय श्री अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। 11 साल लग गए? नहीं, 11 साल से अधिक मैंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कभी ना कभी मैं ये सोचता था, जब मुझे कोई भी सामाजिक क्षति या व्यक्तिगत क्षति होता था, तो ये लगता था कि आज नहीं कल तो फिर हम अपनी धारा में चलेंगे, सही दिशा में चलेंगे। लेकिन जब कहते हैं ना कि धीरे करते और पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है। आज वही स्थिति हमारी हुई और मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देकर समाजवादी पार्टी में। अच्छा, एक जरूरी सवाल ये कि आप अभी मंच से बोल रहे थे, हम सभी लोग सुन रहे थे, ये पता चला आपने कहा कि कोई एक नेताजी हैं, उतरौला के बड़े नेताजी हैं, वो शायद विधायक भी हैं, और उन्हीं के परिवार वालों ने आपको चुनाव हरवा दिया 2-2 बार जिला पंचायत का। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप जनता से पूछ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, नहीं वो तो अभी हैं। हाँ हैं अभी, लेकिन अब देखिए क्या हो भविष्य में। हम तो थे ही मानेंगे। और उन्होंने 2010 के जो जिला पंचायत के चुनाव थे, उसमें जब वो एक विधायक के रूप में नेता हैं और उन्होंने प्रधानी का चुनाव उस समय लड़ा था 2010 के चुनाव में, उनको 735 मिलता है उसी गांव से और मुझे 105 में मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। जबकि मैंने उनसे ये कहा था कि अगर आप 700 वोट बांटते हैं तो मुझे आप उसका आधा वोट दिलवाइएगा तो मैं चुनाव जीतूंगा। अच्छा, आप इतना अभी भी सम्मान कर रहे हैं कि नाम नहीं ले रहे हैं मीडिया के सामने, क्या? नहीं, व्यक्तिगत हम नाम क्यों लें? अगर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो लोग जरूर आपका उनको नाम बता देंगे, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। हो सकता कि मैं झूठ भी बोल दूं, लेकिन पब्लिक झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए आप पब्लिक से पूछेंगे तो जरूर नाम बताएंगे। आपने अपने मन से एक चीज और कही कि हिंदू और हिंदूवादी राजनीति का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्या लगता है कि अब कुछ धर्मनिरपेक्षता आ जाएगी? नहीं, आप जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं उसकी बात में नहीं, मैं संविधान में, मेरा भारतीय संविधान में ये लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्षता ही हमारी एक सुंदरता है भारत देश की। जहाँ तक मेरे हिंदुत्व का सवाल है, तो ये मेरे रग रग में है। मेरे मन में राम, तन में राम और रोम रोम में राम है। तो राम को किसी दल के द्वारा नहीं छीना जा सकता। ये तो अपने व्यक्ति के भाव की बात है, श्रद्धा की बात है, पूजा पाठ की बात है, इसको दल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
मैं राम का पहले था, कृष्ण का पहले भी था, दुर्गा माँ का पहले भी था, पूजा करता था, आज भी करूँगा और लगातार करता ही रहूँगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आपने 400 साढ़े 400 लोगों को जॉइन करवाया पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी टूट करके आप जो है समाजवादी पार्टी में लेके गए लोगों को। अब क्या लगता है कि जब ये मंच सजा आपका तो बड़ा मंच बनवाया था आपने, बड़ा अच्छा मंच भी था, आवाज़ अच्छी आ रही थी, लेकिन मंच पे स्थानीय नेता नहीं थे उतरौला के, क्या क्या लगा आपको? नहीं, आज जो ये मंच था, ये समाजवादी पार्टी की मंच नहीं थी। आज ये मंच सिर्फ़ जॉइनिंग करने के लिए ये मंच मैंने व्यक्तिगत रूप से बनवाया था। तो पार्टी के जो समाजवादी के नेता हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई मंच लगेगा, तो उसमें वो लोग जाएँगे। आज जो मंच था, ये जॉइनिंग की मंच थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिनको जॉइन करना था, वही लोग इसमें आए थे और मंत्री जी को मैंने चूँकि मैं उनको अपना भाव मानता हूँ और वरिष्ठ नेता मानता हूँ समाजवादी पार्टी का, उनको मैंने कॉल किया और जो समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनको मैंने बुलाया और चूँकि ये मेरा व्यक्तिगत ये कार्यक्रम था, इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी के नेता नहीं आए। आगे जो भी कार्यक्रम होगा, उसमें सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी विधानसभा के नेता हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आप अभी जब बात कर रहे थे, तो आप बीजेपी के आरक्षण वाली नीति से बड़े नाराज़ नज़र आते हैं। इसमें मेरा 2 सवाल है। पहला, आपका जो सवाल कि आरक्षण डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? ज़रा मुझे भी समझाइएगा, जनता को भी समझाइएगा। नहीं, आरक्षण जैसा आप लोग ने जाना कि एक जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है कि हमारा आरक्षण छीन लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, माननीय बाबा जी भी उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस गलती को अपने कहते हैं कि मेरे द्वारा ये गलती हुआ है और जो उसमें 19,000 नौकरियाँ जो आरक्षण के द्वारा मिलनी चाहिए थी आरक्षित लोगों को, वो नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरे द्वारा गलती हो चुकी है, फिर भी उन्होंने पूरा आरक्षण का जो 19,000 कोटा मिलना चाहिए था समाजवादी दलितों और पिछड़ों को, आरक्षित वर्गों को, वो नहीं मिला और मात्र 6,000 नौकरी देकर उसकी भरपाई कर दिया। तो आप जान सकते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो वो तो पूरी जनता जानेगी, हम लोग भी जानेंगे, आप लोग भी जानेंगे। दूसरा सवाल इसी में यही कि आप कह रहे हैं आरक्षण डिस्टर्ब हो रहा है, वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण देने का काम किया। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे मेरे पास आर्थिक रूप से इतना मदद नहीं है, मैं सामाजिक रूप से इतना सक्षम नहीं हूँ, वो तो कोई भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है और एक दलित भी हो सकता है, कोई भी आर्थिक रूप से अक्षम हो सकता है। अच्छा, कोई भी आर्थिक रूप से सक्षम भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आर्थिक वाला सही है या जातिगत वाला सही है? नहीं, होना तो चाहिए आर्थिक आधार पर। तो क्या आप मान के चलते हैं कि ये आर्थिक समानता है पूरे देश में? क्या पिछड़े, दलित जिनके पास रहने के मकान नहीं, रहने के घर नहीं है, अपने बच्चों को शिक्षा और दिशा देने का पैसा नहीं है, तो क्या आर्थिक समानता हो सकती आपकी है? पहले वाली पार्टी कहती है कि जो है उसने 28 करोड़ घर बनवा दिए नहीं, आप घर पूरे बन देश में। आप केवल घर बनवाने से 10-20 फुट का आप घर बनवाने देने से क्या उनको आर्थिक समानता दे देंगे? आर्थिक समानता होने का मतलब होता है कि बच्चों को आप शिक्षा दें। शिक्षा देने का मतलब होता है कि प्राइमरी में क्या एजुकेशन दिया जा रहा है और बाहर कॉन्वेंट कॉलेजों में क्या एजुकेशन दे रहे हैं यार। तो जो आर्थिक रूप से बड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, उनके बच्चे जब कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं और जो प्राइमरी बच्चे में से शिक्षा लेंगे, जहाँ पर एबीसीडी जो उनको 5 तक और 6 क्लास से सिखाई जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाली स्थिति में जब वो कहीं अपने रोजगार के लिए जाएँगे तो उनकी कॉम्पिटिशन बीट करने जाएँगे तो क्या स्थिति बनेगी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। अगर नहीं सब आर्थिक समानता देना चाहते हैं, तो हमारे बच्चों को जहाँ हम अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो आईएएस लोग हैं, पीसीएस लोग हैं, जो मंत्री हैं, संतरी हैं, जहाँ उनके बच्चे कॉन्वेंट में शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे बच्चे भी वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करें। उसके लिए तो आरटीई है ना साहब, उसके लिए तो सर उसके लिए तो आरटीई है ना। आरटीई राइट टू एजुकेशन, उसके तहत कोई भी 25% सीट जो है आरक्षित रहेगी किसी भी उसमें जो है। नहीं, हम 25% के नीचे की भी बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे आज दिक्कत हमारे जो दलित और पिछड़े हैं, वो सिर्फ़ 5% इस समय आगे आ पाए हैं, नौकरियों से, रोज़गार से, अपनी मेहनत से। लेकिन 95% ऐसे लोग हैं जो अभी भी आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं और अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए अच्छा, एक जैसे आप जातिगत आरक्षण की ही बात करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं आरक्षण को सपोर्ट करता हूँ और जातिगत आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर सपोर्ट करता हूँ। मेरा खुद का जो मानना है, आरक्षण अभी नहीं खत्म होना चाहिए, किसी भी कीमत पर अगले 100, 150, 200 सालों तक, जब तक सब में समानता ना आ जाए। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने इतना मेहनत किया, आपका तो बम्बई में कारोबार है, यहाँ कारोबार है, तमाम चीज़ों आपने ऐसे कितने लोगों को जो है आगे बढ़ाया है, जो यादव समाज से आते हों या जो आपके जाति से आते हों? नहीं देखिए मेरे पास विद्यालय है और ऐसे बच्चों को आप देख लीजिएगा मेरे यहाँ रजिस्टर उठाकर कभी कम से कम 50 बच्चे ऐसे मेरे यहाँ हैं जिनको मैं फ्री शिक्षा देता हूँ और उनको कॉपी किताबें उपलब्ध कराता हूँ।
तो जो मैं कर सकता हूँ अभी भी कर रहा हूँ। अपने हिसाब से आप कर रहे हैं जो आप जो मेरी मेरी क्षमता है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ और मैं और लोगों से, जनता के लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनको अगर शिक्षा दीक्षा के देने के लिए उनके पास किताबें नहीं है या फीस नहीं है, तो वो लोग जो मदद कर सकते हैं उन बच्चों का करें। यादव हैं आप और यादव का ही कार्ड खेल गए। नहीं, नहीं, 60,000 पे कितने भारी पड़ेंगे आप? नहीं मैं 60,000 मत हैं लगभग आपके। नहीं, मैं यादव कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय। मैं बात कर रहा हूँ दलितों, पिछड़ों, आरक्षित लोगों की, शोषित लोगों की, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ एक जात की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें सभी जात आते हैं, चाहे उसमें कुर्मी भी हो, यादव भी हो, मौर्य भी हो, कोई भी जात हो जो दलित है, पिछड़ा है, उस सभी जातियों की मैं बात कर रहा हूँ। एक बात जात से लेने-देने का कोई मतलब नहीं मेरा। नहीं, मैं यही समझना चाहता था कि एक जाति से मतलब ना हो, ये बात सही है। जी, बिल्कुल। लेकिन जब आपके मंच पर लोग दिखाई देते हैं और लोग जब चढ़ते हैं तो और जब भाषण होता है, तो ये कहा जाता है कि यादवों के बड़े नेता हैं और जो है आप पार्टी के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और उसको उसका फ़ायदा होगा। और ये चुनावों का दौर है, यहाँ पे तो हर चीज़ की गणित लगाई जाती है कि कौन नेता कितना वोट ला सकता है। तो ये कहीं अंदर खाने से ये तो मैनेजमेंट नहीं है कि आपको इसीलिए लाया गया है। देखिए, जातीय समीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है और जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो जातीय समीकरण की बात हमेशा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझे भी ये शिक्षा जो मीटिंग होती थी उसमें ये बताया जाता था कि हर गाँव में जातीय समीकरण को देखते रहिए। तो जातीय समीकरण का कहीं न कहीं माने है, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं मान के सकता हूँ कि किसी एक जात, 2 जात से कोई चुनाव मैं होने वही वाला है। समझना चाहता हूँ, कितना परिवर्तन ला पाएँगे आप इस बार? मैं कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगा, जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा, अपनी विधानसभा में, अन्य विधानसभाओं में, अगर मुझे बुलाया जाता है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक दलित और पिछड़े समाजवादी पार्टी से जुड़े और उनके प्रत्याशियों को विजयी आपका बनाएँ। अपना वोट बैंक जो है, यादव वाला। नहीं, मैं पर्सनल वोट बैंक की बात बिल्कुल आपसे नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल वोट बैंक नहीं है। मैं समाज में महुआधनी से जिला पंचायत सदस्य हूँ, उतरौला ग्रामीण से आपके जिला पास आपके पास 2-2 जिला पंचायत सदस्य हैं, आप कह रहे हैं आपका पर्सनल तो वोट बैंक नहीं है। मेरा पर्सनल बैंक ये नहीं, जातीय पर्सनल नहीं है। मेरे जो समर्थक हैं वो हर जात के हैं। उसमें मुझे कुर्मी भी वोट दिया, मुझे दलित भी वोट दिया, मुझे यादव भी दिया है। मुझे हर जात ने वोट दिया है। तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं एक दल का, एक जात का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं तो समस्त उन जातियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो मेरे साथ हैं, मेरे समर्थक हैं और दलित पिछड़े हैं। तो आप आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं, सपा जॉइन किया है और देखने वाली बात होगी कि आने वाले 3 मार्च को रामदयाल यादव कितना वोट सपा में ट्रांसफर करवा पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। अब 11 साल से लगभग 11-12 साल से इन्होंने पार्टी की सेवा की है। राम प्रताप वर्मा और उनके पिता श्याम नारायण वर्मा को भी जो है इन्होंने विधायक बनाने का काम किया, इन्होंने उनको जिताने का काम किया। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये इस बार जो गठबंधन की सीट है यहाँ पर, हसीब खान यहाँ से लड़ रहे हैं, उन्हें जिता पाएँगे या नहीं? और अगर जिताते हैं तो आगे आने वाले समय में क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा? योगेंद्र त्रिपाठी, बलरामपुर।